अस्सलाम वालेकुम सामीन, खुशामदीद। हमारे साथ इस गुफ्तगू में शामिल होने का बहुत शुक्रिया। आज हम लीगल एड सोसाइटी की तरफ से यहाँ मौजूद हैं और हम कम उम्री की शादी यानी चाइल्ड अर्ली इन्फोर्स्ड मैरिज के बारे में गुफ्तगू करेंगे। ये गुफ्तगू हमारे एक प्रोजेक्ट का हिस्सा है और प्रोजेक्ट में के अंदर तैयार करदा रिपोर्ट जो एक गैप एनालिसिस है जो एग्जिस्टिंग चाइल्ड मैरिज के ख़िलाफ़ इंफ्रास्ट्रक्चर हुकूमती तौर पे बनाया गया है उसको एग्ज़ामिन करता है और उसके लूप होल्स को एग्ज़ामिन करता है। इस गुफ्तगू में हम इस रिपोर्ट को भी एग्ज़ामिन करेंगे और जनरली जो कम उम्री की शादी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे। जो चाइल्ड मैरिज का हमारा प्रोजेक्ट है वो एक एविडेंस बेस्ड प्रोजेक्ट है जो UNFPA ने सपोर्ट किया है और गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने सपोर्ट किया है जिसके अंदर जितना भी काम हुआ है। LAS ने यानी लीगल एड सोसाइटी ने इस प्रोजेक्ट के कई हिस्से बनाए हैं। ये प्राइमरीली एक एविडेंस बेस्ड प्रोजेक्ट है जिसमें हम सिंध की 3 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर कर रहे हैं, यानी लाड़काना, शहीद बेनज़ीराबाद फॉर्मली नोन एज़ नवाबशाह एंड कराची। यहाँ पे हम मुख्तलिफ़ एस्पेक्ट्स को देखते हैं और डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव गेट कीपर्स, सोसाइटल गेट कीपर्स के साथ इंगेज कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट की जो पहली आइटरेशन थी जो सितंबर 2020 से लेके दिसंबर 2020 तक चली, उसमें एक कम्युनिटी नेटवर्क बनाया गया जिसमें मुख्तलिफ़ एक्टिविस्ट, मुख्तलिफ़ गवर्नमेंट एक्टर्स, मुख्तलिफ़ कम्युनिटी लीडर्स को शामिल किया गया और उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की गई। और इसके साथ साथ ये गैप एनालिसिस रिपोर्ट जिसकी आज हम लॉन्च सो टू स्पीक कर रहे हैं या जिसके बारे में आज की गुफ्तगू होगी, वो भी उसी पहली आइटरेशन में तैयार की गई। फिर अगली आइटरेशन में हमने अपनी रिसर्च पे बिल्ड करते हुए इंगेजमेंट पार्लियामेंटेरियंस के साथ, इंगेजमेंट निकाह ख्वां के साथ, निकाह ख़ानों की मैपिंग करना, उनकी जो पोजिशनैलिटीज़ हैं, जो पर्सपेक्टिव्स हैं, उनको समझना और उसके हिसाब से उनके साथ इंगेज करना, डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव गेट कीपर्स के साथ इंगेज करना और पार्लियामेंटेरियंस के साथ कंसल्टेशंस करना और उसके साथ साथ उनकी भी कैपेसिटी बिल्डिंग करना इसमें शामिल है। इसके अलावा हम लीगल रिफॉर्म्स क्या हो सकते हैं, क्या जो एग्जिस्टिंग कानून है वो अपनी तौर पे इम्प्लीमेंट हो रहा है या इसकी इम्प्लीमेंटेशन को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इसके बारे में भी कंसल्टेशंस और मीटिंग्स कर रहे हैं ताकि हम इस मसले को समझ सकें। कम उम्री की शादी जो है वो इन एंड ऑफ इट्स सेल्फ स्पेशली हमारी सोसाइटी में एक बहुत पेचीदा मसला है। इसके बहुत ज़्यादा डिफरेंट सोशोलॉजिकल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और रिलीजियस एस्पेक्ट्स हैं जिनको हमें साथ समझना भी पड़ेगा और साथ लेके चलना भी पड़ेगा। कई जगह हम एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं दे सकते क्योंकि कई मसाइल में काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्सिटीज़ पैदा हो जाती हैं। लेकिन अगर हम इसको सिर्फ सेहत की नज़र से ही देखें तो दुनिया भर में जितनी भी बच्चों की पैदाइश के दौरान हलाकतें होती हैं, वफ़ात जो माएँ बच्चा पैदा करते हुए पा लेती हैं, उनमें 60% वो होती हैं जो 19 साल से कम उम्र में माँ बनने जा रही होती हैं। तो बच्चियों की जिस्मानी सेहत भी इस काबिल नहीं होती कि उन्हें कम उम्री में माँ बनने का फ़रीज़ा अदा करना पड़े या उन्हें उसके बाद आने वाली मुआशी और माशरती और परवरिश करने की सारी ज़िम्मेदारियाँ निभाने की क़ुव्वत हो। तो इस बेसिस को या इस बात को समझते हुए हम अपने गेस्ट की तरफ बढ़ेंगे। हमारे साथ आज एक बहुत स्टार स्टडेड पैनल मौजूद है। हमारे पास मुल्क भर के जो लीडिंग एक्सपर्ट्स हैं चाइल्ड राइट्स पे और जो काफ़ी ज़्यादा जद्दोजहद कर चुके हैं चाइल्ड मैरिज के ख़िलाफ़ और इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हाईलाइट करने के लिए वो आज हमारे साथ शामिल हैं और आज हमारी गुफ्तगू में हमारी रहनुमाई करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं मैडम डॉक्टर हबीबा
साहिबा और डॉक्टर हबीबा साहिबा ना सिर्फ नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन की मेंबर हैं, बल्कि एक लीडिंग ह्यूमन राइट्स प्रैक्टिशनर और पीडियाट्रिशियन भी हैं। और ये पाकिस्तान की पहली शहरी हैं जिन्होंने एमनेस्टी इंटरनेशनल को हेड किया और अक़वामी मुत्तहिदा में भी कई जगह इसकी रिप्रेजेंटेशन की। इसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत सीजन पॉलिटिशियन मैडम शमीम मुमताज़ साहिबा, जो फ़िलवक्त जनवरी 2021 से चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी की चेयरपर्सन आयद की गई हैं और अपनी ड्यूटीज़ निभा रही हैं और हमारे साथ आज हमें गाइड करेंगी कि चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी चाइल्ड मैरिज की इश्यूज़ को किस तरह से एड्रेस कर रहा है। इसके बाद हमारे साथ मौजूद हैं इकबाल देथो साहब, जो खुद भी एक बहुत मशहूर ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं और इनकी काफ़ी ख़ास एक्सपर्टीज़ है चाइल्ड राइट्स में और इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ में। ये फ़िलवक्त नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड के मेंबर भी हैं और एक लीडिंग वॉइस हैं चाइल्ड राइट्स के बारे में। इसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं शीना हादी साहिबा, जो आहंग की डायरेक्टर हैं। आहंग एक ऐसा इदारा है जो सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे बहुत ज़्यादा काम करता है और हमारे मुल्क में इसका काफ़ी नाम है। इसके अलावा शीना ख़ुद भी काफ़ी इंटरनेशनल अवार्ड्स जीत चुकी हैं अपने काम की रिकग्निशन के लिए और इनकी एक्सपर्टीज़ काफ़ी वेल नोन है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये भी आज हमारी बेहतरीन रहनुमाई करेंगी इस मामले में। इस गुफ्तगू को शुरू करने से पहले मैं दावत दूंगी यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फ़ंड की रिप्रेजेंटेटिव मैडम बैराम गुल को कि वो जो चाइल्ड अर्ली एनफोर्स मैरिज का प्रोजेक्ट है और जो एक लार्जर इशू है उस पर थोड़ी सी रोशनी डालें और फिर हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। बहुत शुक्रिया। Distinguished panel members, Assalamu alaikum. On behalf of UNFPA, it's my pleasure to join you today at the launch of the report titled State at the Absent Parent, Child Marriage in Sindh, Pakistan, which was prepared based on the extensive research, including consultations with experts, victims, parliamentarians, and other stakeholders on child, early, and forced marriage in Sindh province of Pakistan. UN Population Fund, as an agency of reproductive health and rights, particularly pleased to welcome the efforts and high-level commitment of government of Sindh to keep population development high at the political agenda and to make every effort to address population dynamics from human development perspectives, which is about education, employment, social protection, health, and it's about access, choices, opportunities, and the real freedom. Every individual can decide who to be, what to do, and how to live. And this is a fundamental human right, along with the gender equality, to which the UNFPA has made a global commitment through its 3 interlinked transformative results: to end unmet family planning needs, to eliminate preventable maternal death, and to end gender-based violence, including harmful practices such as child and early marriage. Child marriage is deep-rooted in gender inequality, and it denies girls their rights and undermines numerous development opportunities and priorities. It has harmful consequences on physical, mental, and social health, leading to serious health issues in the future, including prenatal, neonatal, and maternal health problems tied to women married off earlier. Pakistan, as a signatory to key international human rights conventions and SDGs 5 to eliminate child marriage, has made increased efforts to address the issue through legal changes introduced at federal and provincial levels. I'm pleased to acknowledge that the Sindh Child Marriage Restraint Act 2013 was the first in Pakistan to raise the minimum age for marriage of girls to 18 years. However, it's evident that implementation of child marriage laws remains fraught for many reasons. And it is in this context UNFPA Pakistan has partnered with the Legal Aid Society to improve the implementation of the Sindh Child Marriage Law by generating mass public awareness on related social health consequences, legal obligations, and protection issues
related to child marriages, why the dissemination of the gap analysis report on child marriage, and through cross-party consensus building on child marriage legal reform in the province. The primary objective of the gap analysis was to understand the different socioeconomic and political legal factors that are at play in the prevalent practice of child early forced marriage, and to evaluate the existing legal frameworks and its shortcomings. I would like to acknowledge great efforts undertaken in Sindh province around the issues pertinent to the child and early marriage, and I would like to thank the team of Legal Aid Society for organizing the launch event with support of UNFPA. I would like to acknowledge great efforts undertaken in Sindh province around the issues pertinent to the child and early marriage, and I would like to thank the team of Legal Aid Society for organizing the launch event with support of UNFPA. I would also like to thank the Global Affairs Canada for generous support of the important cause. The gap analysis revealed many causes behind poor enforcement, including traditional law norms, low rates of birth and marriage registration, weaknesses in the police and judicial system, lack of legal literacy in communities. And we believe that the gap analysis will serve as a tool for law reform and initiating legal analysis and discourse, and also for generating public discourse and raising awareness. And we also believe that the gap analysis findings will support in capacity building of key stakeholders, including administrative gatekeepers, lawyers, parliamentarians, and government officials. Ending child marriage will require long-term, multidimensional, sustainable action across many different sectors, and a robust legal and policy framework for preventing child marriage and supporting married girls should be the cornerstone of the government efforts to address the practice. We believe that it is important to build on and utilize power and strengths of the existing structures at community level, strengthen multi-sectoral coordination and governance, address the issues from multiple perspectives. Bringing young girls and boys in this discourse is also very crucial. UNFPA, in partnership with Government of Sindh, undertakes a number of initiatives to strengthen institutional structure and coordination mechanism to effectively respond to gender-based violence in the Sindh province. I'm pleased to announce that we are also finalizing the political economy analysis on child marriage in Sindh, which examines the role of culture, ideologies, personalities, and value systems, which hopefully will enable us for better understanding the underlying structures, institutions that are key to ensuring change at scale. I believe the findings of the report being launched today will contribute to the ongoing initiatives through public discourse, engagement with Nikahuans, parliamentarians, media, magistrates, police officers, local government functionaries, policymakers, legal experts as an essential stakeholders and drivers of change. UNFPA remains committed to intensify their efforts to advance legal reforms to end child marriage. We will continue support to improving implementation of the child marriage law in Sindh with a focus on wider community awareness and engagement with local government structures on related social health consequences, legal obligations, and protection issues. I would like to thank the honorable panel members for joining us today and wish everyone success in these endeavors to end child marriage and to realize the rights of every girl. हम अपने सवालों की तरफ चलते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज शामिल होने का। सबसे पहले सवाल मैं शीना आपसे करूँगी प्लीज़, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप एक सोशोलॉजिकल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव को सामने रखते हुए हमें समझाएं कि चाइल्ड मैरिज क्या है और इसका हमारे माशरे पे क्या असर होता है। Thank you so much. Thank you for inviting me to the panel. आपका सवाल काफ़ी complex वाला है because there's so many dimensions to child marriage. और I think एक चीज़ जो हमने सीखा है from working on multiple projects of child marriage is that
because it's so complex, because उसके economic factors हैं, educational factors हैं, political, sociological, or gender, सबसे ज़्यादा I think gender-based factors हैं उसमें, it becomes a very multi-layered problem to address. Now, that's not a new thing. Child marriage, अगर आप historically भी देखें, so child marriage has always had political, economic, sociological factors to it. It was only, like the gap analysis report says, only about 150 years ago that we recognized that a child is distinct from an adult. So it's very recent in our history. And I think with that, there was development of human rights and what child rights are, and how those child rights need to be upheld and who needs to protect them. And one of the protectors that stepped in was the state. So the state as a protector of child rights, what to do when those child rights are being violated. Pakistan mein, South Asia mein, in other countries that are developing countries, the functional purposes of child marriage have not moved too much. They're quite stagnant. So uske saath human rights ka aspect aa raha hai, functional purposes of child marriage hain, and those have not met a common ground everywhere. So when we look at the functional drivers of child marriage, we're still seeing that definitely uske piche there's very strong economic motivation. So we know, historically and present, there's dowry. There's the sort of the belief that a girl is an economic piece of property, कि उसको बेच भी सकते हैं, आपको खरीद भी सकते हैं. So that is putting her into a position of economic worth in some ways. We also know that when a girl marries into a household, वो एक unpaid labor की भी बात आती है. So now you have an additional member of the household who is contributing to your labor, and that's often unpaid. So these are some of the economic drivers. Of course, the biggest one being poverty. जहाँ आप देखते हैं कि that you have higher rates of poverty, you see that child marriage उसके साथ-साथ आपके rates ज़्यादा होते हैं as compared to other places. So, those are some of the economic drivers. Of course, there's political reasons behind that as well. Often what we've seen in the past is that when we bring in this need for the state to act as a protector, we want quick solutions. So quick solutions में हम लोग laws की तरफ मुड़ के देखते हैं कि that okay, well, the laws are the fastest way in which you can try to put parameters कि आप ये कर सकते हैं, आप ये नहीं कर सकते हैं. So that will be seen in the Sin Child Marriage Restraint Act, that under the age of 18, boys and girls are not allowed to get married. One of the problems with that is that do you actually have political commitment to make those laws work? And political commitment means that there's multiple layers that have to come into effect if your law is actually going to work. There's judicial, police, how you organize your nikah khwaz, how you get that information out, who knows कि आपका actually law है कि नहीं है. So these are all parts of that, and that involves political will. And then finally, your question about social, I think that's probably the one that we have to look at the most, because that's actually the one that is hardest to change, because we have deep social norms around child marriage. Marriage, we cannot overlook that marriage is a status in our country, कि आप married हो या नहीं. आप डॉक्टर के पास जाते हैं, पहला सवाल ये होगा शादीशुदा है या नहीं. So it categorizes you immediately, and it gives a girl, in many contexts, it gives a girl worth, that she's married and that she's had children. So there's deep social implications associated with that as well. And of course, gender discrimination is one of the key factors in all of this. We start to discriminate in terms of gender before a girl is even born. So, a boy versus a girl, they get completely separate treatment. And I think we can't separate the social implications of gender discrimination from child marriage, because ultimately what we are trying to build, when we're saying we're bringing in these laws or we're trying to bring in changes, what are we trying to do? We're trying to say that a young woman should be able to consent,
that she wants to get married or she does not want to get married. That's fundamentally it. So we're doing all of these other, we're bringing in laws, we're bringing in policies, we're trying to push for these social changes, but ultimately that's what we're trying to get at. If we do not bring in consent from the get-go, if a girl from birth is not taught that consent is a part of who she is, how she controls herself, how she expresses her sexuality, how she can uphold her own rights, her bodily integrity, then how can we expect that we're going to be able to fulfill any kind of real social changes around child early and forced marriage? So the implications, I think we're going to talk about those aage as well. There's of course health implications, economic implications, development implications, and fundamentally when we talk about all of those things, I think the main thing that we miss out is that the main implication is on the individual herself. Can she reach her full potential when she's being pushed into a situation that she is not prepared for? Because that is, when we talk about this, I think माशरे को देखते हैं, सेहत को देखते हैं, we look at all of those data, but fundamentally we sometimes miss what is the effect on the girl. How do we bring her back to the center of the story? Thank you, Sheena. That was very comprehensive. इकबाल साहब, अब अगला सवाल आपके लिए है और वो मेरे ख्याल शीना की गुफ्तगू से ही आगे बढ़ेगा. क्या ट्रैजेक्टरी है हमारे मुल्क में इस चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट की? फ़िलवक्त जो कानून सिंध में आयद है उसमें एक स्लाइट डिफरेंस ये है कि दोनों लड़का और लड़की को 18 साल की मिनिमम एज दी गई है जिससे पहले शादी नहीं की जा सकती कानूनी तौर पे, लेकिन मुल्क भर में ऐसा नहीं है. तो ये हिस्ट्री आप प्लीज़ हमें समझाएंगे? थैंक यू. बिल्कुल, जैसे मेरे कलीग ने कहा कि चाइल्ड मैरिज एक कॉम्प्लेक्स इशू था, तो बुनियादी तौर पे चाइल्ड मैरिज को इलीगल जो समझा गया वो 1928 में बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली में कायद-ए-आज़म अहमद अली जिन्ना ने एक बिल पेश किया था जो उस वक्त इकट्ठे यूनाइटेड इंडिया पाकिस्तान जब थे तो वो चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट 1929 के नाम से बना. और उसके डिस्टिंक्ट फीचर्स उस वक्त ये थे कि उस वक्त मेल और फीमेल की मैरिजेबल एज थी 21 साल, 21 ईयर्स, और उसकी मोटिवेशन जो थी, ड्राइविंग फोर्स थी, पारसी जो मैरिज एक्ट था वो भी 21 ईयर्स का था. तो वंस पाकिस्तान और हिंदुस्तान जब सेपरेट हुए तो पाकिस्तान में जब मुस्लिम फैमिली लॉ 56 वाला आया, फिर उसके बाद कमीशन बनी है 1961 मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस जो 1961 बना, तो वो जो मेल की एज 21 थी वो 21 से 18 और लड़की की उम्र 16 साल आई. अब एक अमेंडमेंट वो हुई और दूसरी अमेंडमेंट जनरल ज़िया-उल-हक के दौर में 81 में हुई और उसने भी उस एज को सब्जेक्ट टू पर्सनल लॉस कर लिया. अच्छा, अब जो चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट था सारे पाकिस्तान में इन्फोर्सेबल था. उसकी एज डिस्क्रिमिनेशन थी, जैसे आपने कहा कि लड़की के लिए 16 और लड़के के लिए 18 एक, और दूसरा उसमें एक बड़ा प्रॉब्लम था कि अगर ये ऑफेंस हो जाता था, इलीगलिटी हो जाती थी, तो पुलिस ऑन देयर ओन उसकी एफआईआर नहीं दाखिल कर सकती थी जब तक वो मैजिस्ट्रेट से परमिशन नहीं लेते. तो आम ज़बान में हम उसे कहते हैं कि सीआरपीसी का 154 के तहत एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं होती थी और सीआरपीसी के 155 के तहत वो मैजिस्ट्रेट को दरख्वास्त देते थे और जब मैजिस्ट्रेट परमिशन देते थे तो उसकी फिर एफआईआर होती थी. तो उसको हम कहते थे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस. और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब यह है कि पुलिस के नॉट रजिस्टर एफआईआर, पुलिस के नॉट अरेस्ट, पुलिस के नॉट इन्वेस्टिगेट. अच्छा, तीसरा ये था कि कौन कंप्लेनेंट बनेगा, कौन दरख्वास्त देगा. उस लॉ में एक बड़ा रेस्ट्रिक्टेड किया गया था, क्योंकि आप देखेंगे इंडियन हिस्ट्री में जो इंडियन
लोकल काउंसिल्स एक्ट 1919 का था, फिर 1937 का था, फिर 1935 में, और ये सारे, तो वो सारा लोकल गवर्नमेंट सिस्टम में था। तो उसमें जो एप्लीकेशन देने वाला था वो था यूनियन काउंसिल का सेक्रेटरी। अब जो चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट 1929 वाला था, उसमें एज का डिफरेंस, उसमें पुलिस कंप्लेन नहीं ले सकती। तीसरा, आम आदमी कोई भी पुलिस के पास नहीं जा सकता जब तक यूनियन काउंसिल का सेक्रेटरी ना जाए। और ये 1929 से लेके पाकिस्तान आज़ाद हुआ और ये वेरियस स्टेजेस आए। एंड आई मस्ट अप्रिशिएट सिंध गवर्नमेंट आफ्टर द devolution of powers 18th amendment, Sindh government was the first under the Pakistan People's Party कि उसने सिंध चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट 1929 को चेंज करके 2013 का लाए, और उसमें उन्होंने एज को बराबर कर लिया 18। उसमें उन्होंने ऑफेंस को कॉग्निजेबल कर दिया कि पुलिस अब ये एक्सक्यूज़ ना बना सके, और उन्होंने ये भी कर दिया कि हूएवर, अब उसमें जो गवर्नमेंट के इदारे भी कंप्लेन कर सकते हैं, अब उसमें पेरेंट भी कर सकते हैं, उसमें सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन भी कर सकती है। तो ये एक बड़ी शिफ्ट आई इस लॉ में। तो एक तो ये ट्रेजेक्ट्री थी जो मैंने आपको बताया, बट पब्लिक पॉलिसी में हम कहते हैं कि ये बड़ा एक लीप फॉरवर्ड तो था, मगर जो एग्जिस्टिंग इवन सिंध चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट है 2013 जब से आया है, मेरे ख्याल में, जो मैं एविडेंस से और डेटा से बात करता हूँ, कि अभी भी सिंध में इस लॉ के तहत जो मेरे पास पुलिस की FIRs हो जाए तो एटलीस्ट 140 से FIR सारी सिंध में ज़्यादा हो चुकी हैं, और बहुत से केसेस हाई कोर्ट की लेवल पे पहुँचे हैं, और कोई 22 केसेस डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के लेवल पे भी ऑर्डर्स आए हैं। अब उसमें कुछ वीकर एरियाज़ आई हैं, क्योंकि लॉ इवॉल्व होते हैं वक्त के साथ साथ। अब उसमें एक इशू आ रहा है, वो ये इशू आ रहा है, जो पुराना लॉ था उसकी डेफिनेशंस में, मेरे साथ हमारी चेयरपर्सन भी बैठी है आगे, और ये मैं आपको बताऊं कि अभी सिंध में पहले ये वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट थी, अब लास्ट कैबिनेट में ये सब्जेक्ट वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से लेके सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को दे दिया गया है। अब इसमें जो वीकर एरियाज़ हैं, इस लॉ की जो ट्रेजेक्ट्री है उसमें वीकर एरियाज़ हैं। उसमें एक जो बड़ी वीकर एरिया आ रही है वो है कंसेंट विलिंगनेस, क्योंकि अगर 18 साल से कम भी उम्र की शादी डिटेक्ट होती है, जब वो कोर्ट ऑफ लॉ में केस चला जाता है, लड़की या डिफेंस का लायर या अक्यूज्ड अगर ये प्ली ले लेता है कि उस लड़की ने अपनी मर्ज़ी से शादी की है, तो वो कंसेंट जो है वो कोडिफाइड हमारे लॉ में नहीं है। रूल्स में ये है, रूल्स में कंसेंट को 2016 का जो रूल्स है उसमें दिया गया है, मगर जजेस की इंटरप्रिटेशन ये है कि रूल के नॉट गो बियॉन्ड द सब्सटेंटिव लॉ। अगर लॉ में ये नहीं है तो रूल के नॉट डिफाइन दैट थिंग। तो एक ये गैप आ रहा है। दूसरा, बलूगत का जो पबर्टी का है, और आपकी जो गैप एनालिसिस की रिपोर्ट है उसमें आपने बड़ी अच्छे तरीके से उसको आपने डॉक्यूमेंट किया है कि पबर्टी एंड कंसेंट इज़ अनकोडिफाइड प्रिंसिपल्स, जिसकी इंटरप्रिटेशन बड़ी, मैं क्या कहूँ कि वेग है कोर्ट्स के पास भी। तो ये एक वीकर एरिया है हमारे यहाँ, क्योंकि जो इंटरनेशनल लॉ है, कन्वेंशन ऑन द रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज, मिनिमम एज ऑफ मैरिज, और तीसरा है कंसेंट का, ये 1952 का अक़वाम मुत्तहिदा का कन्वेंशन है। क्योंकि जब भी आप मैरिज की बात करते हैं तो उसके 3 एलिमेंट है। एक एलिमेंट है उसकी मिनिमम एज का, हमने मिनिमम एज 18 कर दी। दूसरा एलिमेंट है रजिस्ट्रेशन का, चलो वो हमने लॉ में नहीं दिया, रूल्स में दे दिया है। तीसरा एलिमेंट है कंसेंट का, क्योंकि कंसेंट को अभी भी हमने छोड़ दिया है। अभी क्योंकि हमारे यहाँ जो मेजॉरिटी एक्ट है 1975 का,
उसका जो सबसेक्शन 2 है वो ये कहता है कि 18 साल तक के मेजॉरिटी अटेन होती है, सवाए इन द मैटर ऑफ द फैमिली, मैरिज, डाइवर्स, तो वहाँ पर्सनल लॉ हमारा आ जाता है। तो लफ्ज़ माइनर पहले लॉ में होता था, और वो माइनर जब होता था तो उसका मतलब ये था कि 18 से कम। अब क्योंकि बहुत से जजेस, क्योंकि मुझे जुडिशल एकेडमी में भी इंटरेक्शन होती है मेरी, तो वहाँ जजेस कहते हैं कि यहाँ माइनर और मेजॉरिटी वाला है नहीं, तो इस वजह से हम ये कर रहे हैं। तो डेफिनेशंस में माइनर का इशू है, कंसेंट का इशू है। डेफिनेशंस में हमारी जो मैरिज इटसेल्फ है उसको थोड़ा सा हमें डिफ़ाइन करना है। और फिर आगे जो सब्सटेंटिव प्रोविजंस हैं, मिसलन सब्सटेंटिव प्रोविजंस 3 है। सेक्शन 3 में पुलिस से अगर दूल्हा 18 साल से ज़्यादा है, 4 में निकाह ख़वान, शाहिद, शादी हाल वाला जो भी फैसिलिटेट करने वाला है, 5 में गार्डियंस एंड पेरेंट्स है। अब इधर 5 में जहाँ गार्डियंस एंड पेरेंट्स है, इधर एक थोड़ा सा इशू आ रहा है। वो प्रैक्टिकल ये है कि बहुत सी मामलात में, जैसे शीना साहिबा ने कहा कि गुर्बत एक फैक्टर है। बहुत से लोग अगर पैसों के एवज़ अपनी बच्ची को दे देते हैं, तो जब वो 18 अटेन ही नहीं करती, तो वो जो अदर पार्टी है वो उनसे ज़बरदस्ती छीन लेती है, तो पुलिस उनको भी क्रिमिनलाइज सम टाइम करती। चाहे सेक्शन 5 का सब सेक्शन 2 ये है वो कह रहा है। और इसमें एक वीकर एरिया है जो कभी कभी, और आपने बड़ी अच्छे तरीके से उसको हाईलाइट किया है रिपोर्ट में, वो ये है कि कभी कभी चाइल्ड मैरिज तो होती है और वो लड़की 18 से कम है, या लड़की को किडनैप या एब्डक्शन किया जाता है, और सम टाइम किडनैपिंग भी होती है, सम टाइम एब्डक्शन भी होती है, सम टाइम रेप भी होती है। अब रेप, किडनैपिंग, एब्डक्शन ये ऐसे पाकिस्तान पीनल कोड के ऑफेंसेस हैं जिसके लिए हमारी जो चाइल्ड मैरिज का जो ऑफेंस है उसकी सज़ा है 2 से 3 साल या 45,000। अब अगर चाइल्ड मैरिज में रेप भी है और चाइल्ड मैरिज भी है, तो ऐसे केसेस में वो मैजिस्ट्रेट जो सेक्शन 30 के तहत वो 7 इयर्स तक कर सकता है। तो अब इस लॉ में हमें एक ये भी होगा कि कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट और कोर्ट ऑफ सेशन जज या एडिशनल सेशन जज, ताकि कहीं किडनैपिंग और रेप इन एडिशन टू मैरिज होती है, या फोर्स कन्वर्जन का भी जो एलिमेंट है हमारे यहाँ, तो उसका भी चाइल्ड मैरिज के साथ है। तो ये एक वीकर एरिया है जो लॉ मेकर बैठे हैं, और हम एज ए कमीशन, एज ए रिकमेंडेटरी बॉडी हैं, और हम मैडम से भी और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो सोशल वेलफेयर है उनको भी लिखेंगे। तो फोर्स कन्वर्जन के कॉन्टेक्स्ट में भी लॉ थोड़ा सा, और बहुत सी में अभी आपको बताऊं कि इवन फोर्स कन्वर्जन का चाहे सिंध में लॉ नहीं भी है, तो जो रूल्स हैं 2016 के, उसका जो सेक्शन 10 है, उसका जो सेक्शन 16 है, उसमें क्लियरली ये कहा गया है कि अगर चाइल्ड मैरिज के कॉन्टेक्स्ट में लड़की अदर फेथ से है तो पुलिस रेस्क्यू 5 रूल के कैसे करेगी, चाइल्ड प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूशन में कैसे रखेगी, उसकी रिहेबिलिटेशन कैसे होगी। उसको 16 में ये है कि जब तक 18 नहीं अटेन करती, तो इनडायरेक्टली तो ये किया गया है, मगर कहीं कहीं जज साहिबान रूल्स को कहते हैं कि रूल्स सब्सिडरी हैं, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है, इनके लिए पेरेंट लॉ अगर साइलेंट है, तो अगर कोई अच्छा वकील है या कहीं अगली साइड से प्रेशर नहीं है, तो वो, जैसे जैकबाद के केस में ये हो गया था। जैकबाद के केस में जज साहब ने लड़की अपने वालिदैन को दे दी, मगर रिंकल कुमारी के केस में ये नहीं हो सका, और रीना के केस में ये नहीं हो सका, और एरोलाल के केस में नहीं हो सका, ये बदीन के केस में नहीं हो सका। तो वहाँ जज हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज ने कहा कि नहीं, कंसेंट को मैं ओवरराइड करता हूँ इनसे। तो लॉ की ट्रेजेक्ट्री ये है, और मेरे ख़्याल में ये लॉ इवॉल्विंग होता है, और आगे चल के इस लॉ की हम क्या कहते हैं कि
कैस्केडिंग कर लें। मैं तो कहता हूं कि इस गैप एनालिसिस के साथ साथ अगर लीगल एड सोसाइटी एक कैस्केडिंग कर ले, जैसे आपने सोडोमी एंड रेप के केसेस की कैस्केडिंग की है कि एफआईआर में क्या लुक्यूनाज हैं, पुलिस के चालान में क्या है, प्रोसिक्यूटर की क्या है, जज के ट्रायल के दौरान क्या है और आगे क्या है, तो इन लॉज की एनालिसिस करके तो एक फुली इन्फॉर्म्ड चीज़ हो सकेगी। थैंक यू इकबाल साहब। मेरा अगला सवाल डॉक्टर हबीबा के लिए है। डॉक्टर हबीबा साहिबा, आप क्या हमें ये प्लीज़ समझा सकती हैं कि आप चाइल्ड मैरिज का जो ये एक इशू है, इसको लार्जर विमेंस मूवमेंट जिससे आपका इतने डेकेड से ताल्लुक़ रहा है, उसमें किस नज़र से देखती हैं? हाउ डू यू प्लेस दिस इशू विद इन द लार्जर विमेंस मूवमेंट? And what perspectives do you think the National Commission on the Status of Women should be taking towards the issue? देखो, first I'll speak as my experience as a doctor. देखो, मैं बच्चों की डॉक्टर हूँ और पिछले 50 साल से यही कर रही हूँ. So I interact very much with the children and with their mothers. जो देखो लॉ कितने भी ले आओ, उसमें इम्प्लीमेंटेशन मुश्किल होती है जब तक सोसाइटी तुम्हारे साथ नहीं हो. सोसाइटी में जब तक अवेयरनेस नहीं हो, सोसाइटी हैज़ टू बी विथ यू. हमारे यहाँ ये समझते हैं कि वो जैसे इन्होंने कहा कि एक प्रॉपर्टी है, अब आज बाप की है, कल शौहर की हो जाएगी, एंड दैट इज़ शी इज़ जस्ट अ प्रॉपर्टी. शी इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी, शी इज़ अ ह्यूमन बीइंग. इंसान है वो. और मैं अभी आई थिंक UNFPA पॉसिबली आई वाज थिंकिंग दे कुड टेक अप दिस इशू कि हमारे अभी तक कभी इन डेप्थ हेल्थ हैज़र्ड्स जो लड़की के होते हैं और वो जब माँ बन जाती है उस बच्चे के होते हैं, उस पर हमारी कोई, तुमने जो किताब लिखी है उसमें तुमने WHO को कोट किया है और वेस्टर्न सोर्सेस कोट किया है टीनेज मैरिज वगैरह, टीनेज मदर्स का, मगर पाकिस्तान में ऐसी कोई कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी हुई नहीं है. और मेरे ख़्याल से ये हमें करना चाहिए. हुई क्यों नहीं होती है? क्योंकि जो भी रिसर्च हमारे यहाँ होती है वो बड़े हॉस्पिटल्स करते हैं. जिन्ना हॉस्पिटल ने किया, आखा ने किया, उनका मसला नहीं है चाइल्ड मैरिज. ये मुल्क गिर करना है. देहातों में, छोटे शहरों में, बड़े शहरों में ये क्या हो रहा है और क्या बच्चे पे असर पड़ रहा है. अब जो आपने किताब में भी लिखा है कि देखिए, जब लड़की की प्यूबर्टी हुई, पीरियड्स आए, 12 साल की उम्र अच्छे समझाए, 12 साल में प्यूबर्टी का मतलब नहीं है कि वो औरत बन गई है, बच्चा पैदा कर सकती है. उससे 4 साल लगता है. तुम्हारी किताब में भी एक 4 साल लगता है जब तक तो उसकी बॉडी मैच्योर करती है. इतनी सी होती है 12 साल की बच्ची. 16 साल में शी ग्रोज एटलीस्ट 4-5 इंचेस इन हाइट. हर पेल्विस ग्रोज, हर यूट्रस ग्रोज. अगर 12 साल 13 साल में प्रेग्नेंट हो जाती है, 15 साल से कम में ख़ास तौर से बच्चियों के साथ बहुत होता है, या तो यूट्रस इतना छोटा होता है कि प्रेगनेंसी चलती नहीं है, अबॉर्ट कर देती है, या बच्चे पैदा होते हैं प्रीमेच्योर पैदा होते हैं, वो पैदा होने के मर जाते हैं. मुश्किल. एनी बेबी हुज बोर्न प्रीमेच्योर इज़ अ डिफ़िकल्ट चांस ऑफ सर्वाइवल. ठीक है ना. अच्छा, ये तो बच्चे. उसके बाद माँ को, वो खुद बच्ची अभी गुड़िया से खेल रही थी, अब वो एक दूसरे बच्चे को कैसे देखेगी, उसे कुछ नहीं पता होता. उसका ब्रेस्ट छोटे होते हैं, शी कैन नॉट प्रोड्यूस इनफ मिल्क, सो शी कांट फीड द बेबी. व्हेन शी कांट फीड द बेबी, ऊपर दूध बच्चा पीता है, उससे भी डायरिया वगैरह हो जाता है. इतनी मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं ऑफ अ यंग मदर. अच्छा, वो पढ़ाई पूरी नहीं करती है. क्यों नहीं पढ़ाई पूरी करती? वो पढ़ भी रही थी, दूसरी जमात में शादी हो जाती है. प्रायोरिटी इज़ नॉट एजुकेशन, इज़ गेटिंग रिड ऑफ द गर्ल, गिविंग टू अनदर हाउस. ना एजुकेटेड कोई भी इंसान हो, उसकी वैल्यू कहीं ज़्यादा होती है. वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है, सोसाइटी को बेहतर दे सकता है सोसाइटी को. अब ये बच्चियाँ जो होती हैं 15 साल की, उनको नुस्खा लिख के तो समझ नहीं पढ़ ही नहीं सकती हैं. इस दवा को उधर दे देती हैं, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो कर सकती भी. इसको इस तरह, ये डेंजर साइंस है बच्चे में, ये हो तो फ़ौरन लाओ. कुछ उन्हें ना बच्चे की इम्यूनाइजेशन, उनकी अपनी इम्यूनाइजेशन कंप्लीट नहीं होती है. फाइनल इम्यूनाइजेशन एट 15 ईयर्स ऑफ एज जब टेटनस वगैरह लगता है, उनकी अपनी पूरी नहीं भी होती हैं. इतने हेल्थ हैज़र्ड्स हैं ऑफ अर्ली प्रेगनेंसी एंड अर्ली. और अच्छा, प्रेगनेंसी के पहले बताऊँ, फिर आई कम टू चाइल्ड रेयरिंग बिकॉज आई डील विद इट एवरी डे. टीन एज में अगर औरत प्रेग्नेंट होती है, तो बताया कि अबॉर्शन बहुत जल्दी होते हैं.
Complications, especially high blood pressure, is highest in these under 19-year-old girls. इतना ज़्यादा हो जाता है कि the pressure can damage your brain, your kidney and your liver permanently, and the patient can die. She can die. If she either she dies या इतनी बीमार हो जाती है कि वो लाइफ लॉन्ग उसके ये वाइटल ऑर्गन्स ख़राब हो जाते हैं. चूँकि मर सकती है इसलिए हम लोग अस्पतालों में जहाँ होता है फ़ौरन उसको प्रेगनेंसी ख़त्म कर देते हैं, सिजेरियन सेक्शन करके बच्चा निकाल देते हैं, प्रेगनेंसी ख़त्म हो जाए. बिकॉज उस वक्त हम ये नहीं देखते कि बच्चा कितना छोटा है, बच सकता है नहीं बच सकता है. वो हम सीजर करते हैं टू सेव द मदर. एंड यू टेल देम वी आर सेविंग यू. ब्लीडिंग ज़्यादा होती है. फिर पेल्विस चूँकि छोटा होता है, अगर डिलीवरी के वक्त वो बच्चा फंस जाता है. पेल्विस छोटा है, बच्चा निकल नहीं रहा है, अंदर अंदर फंसा हुआ है, वो निकल नहीं रहा है, दम घुट के मर जाता है. और या अगर पैदा भी होता है आधा मरा, तो सबसे पहले जो ब्रेन डैमेज होता है ऑर्गन, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन इज द ब्रेन, एंड ब्रेन हैज़ गॉट नो पावर ऑफ रीजनरेशन. देखिए हमारा नाखून टूट जाता है, निकल जाता है, दूसरा नाखून आ जाता है, बाल नए नोचो खींचो नया आ जाता है, मगर दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी. उसका कोई भी हिस्सा अगर डैमेज हो जाए तो डैमेज फॉर लाइफ. तो बच्चा जहनी तौर पे ज़िंदगी भर के लिए माजूर हो जाता है, हाथ पैर से, अक्ल से, आँख से, समाज से. यू प्रोड्यूस अ डिसेबल्ड चाइल्ड फॉर लाइफ. आई डोंट थिंक ये बातें इतनी पब्लिक को भी हाईलाइट नहीं है, एंड आई थिंक अ डिटेल एनालिसिस शुड बी डन. मे बी UNFPA शुड टेक द लीड, ऑब्स्टेट्रिशियन से, पीडियाट्रिशियन से लें कि ये मसला क्या हो रहा है, लोग समझें कि क्यों नहीं करते हो. अब ये जो बच्चे भी पैदा होते हैं, बता रही हूँ कि मेरे पास जो बच्चे आते हैं, माँ समझती ही कुछ नहीं है. अच्छा स्कूल अगर जाते हैं तो माँ या कोई भी जाता है स्कूल तो कुछ डिसिप्लिन आ जाता है. सुबह उठो, मुँह हाथ धो, यूनिफॉर्म पहनो, स्कूल जाओ, 2 बजे आओ. ये जो बच्चे स्कूल जाते ही नहीं हैं, ये बहुत ही कम जाते हैं, उनमें डिसिप्लिन नहीं होता. लाख समझाओ किस तरह इस तरह करो, बच्चे कागज़ फाइल में रखो भाई, घुमाओ नहीं, घुमा देते हैं, फिर दोबारा लिखो सारा. यू नो चाइल्ड रेयरिंग इज़ बहुत सोच समझ के और बच्चे की रेयरिंग होती है. यू आर प्रिपेयरिंग ए न्यू जनरेशन, उसको सही पाँव पे खड़ा करना होता है. इस तरह बच्चियाँ अगर उठाएंगी तो इतने मसले मसाइल होते हैं, मैं आपको गिनवा नहीं सकती, ये टाइम कम है, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि माँ के और बच्चे दोनों के इतने बड़े मसाइल होते हैं. फिर ये देखो ये एज होती है 13 से 18 साल तक, जब हार्मोन्स बन रहे होते हैं. You are in the adolescent phase, you are in the rebellious phase, you have, everybody goes through this, personality problem आती है, गुस्सा आता है, ये आता है, वो होता है, to cope with the life, है ना. अच्छा उस वक्त तुम उस पर बोझ डाल रहे हो कि घर भी देखे, शौहर को भी देखे, इन लॉज को भी देखे, बच्चे पैदा करे, बच्चों को भी देखे. She can't do it. You tell her it doesn't go inside. उसके अपने हार्मोन्स चल रहे होते हैं, उसकी अपनी मुश्किलात चल रही होती हैं, ऊपर तुम इतनी बड़ी जिम्मेदारियाँ डाल दो, वो नहीं कोप कर सकती, और उसको तुमने ज़िंदगी भर के लिए डैमेज किया है. अगर तुम उसको तालीम दिए होते, देखिए अच्छा उसमें अगेन भी जैसे उनका ना मल्टीपल इश्यूज़ है ना. अगर क्यों नहीं करते, मेरे मासी से कहा क्यों शादी कर रही है बच्ची, कहीं क्या करूँ, मैं स्कूल नहीं भेज सकती और मैं यहाँ काम पर आती हूँ, क्या करूँ बच्ची को. ये प्रॉब्लम्स हैं फ्रॉम द अदर साइड. स्कूल क्यों नहीं है, हम 70 साल से बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते. अगर स्कूल जाएं बच्चे तो दे विल बी फार मोर प्रोडक्टिव इन एडल्ट लाइफ रादर देन इलिटरेट चिल्ड्रन, चाहे बॉयज़ हो या गर्ल्स हो. हमने एजुकेशन की इम्पोर्टेंस, अगर एजुकेशन का इम्पोर्टेंस हो तो बच्चा सुबह से दोपहर तक स्कूल जाएगा, कुछ पढ़ेगा, लिखेगा, अम्मा काम पे जा सकती है, बच्चा अब्बा कहीं जा सकता है. एक डायनामिक्स बदल जाती है. वो डायनामिक्स बदलने के लिए हम लोगों को शऊर आना चाहिए, और कि कोई उस तरफ देखता नहीं है. बस ये कहते हैं बस इस्लाम में है कि जैसी पीरियड, इस्लाम ने ये नहीं कहा, I'm sorry I'm saying this, कि ये का उससे पहले नहीं कर सकते. You cannot do it before she attains puberty. It does not say the day she has puberty you must get her married. ये जो ट्विस्ट कर देते हैं ना, एक जुमले को ट्विस्ट करना कि उससे पहले नहीं कर सकते हैं, ये तो नहीं उस दिन फ़ौरन कर दो शादी. ये किसने की इंटरप्रिटेशन है. आई एम चैलेंजिंग इट as a pediatrician. I'm challenging it. This is not the right way to do it. So ये I'm briefly touching upon कि किस तरह ये factors affect करते हैं.
And now I'll come to this के what can NCSW do. I was thinking, कल ही मीटिंग में थी NCSW के इस्लामाबाद से मैं आ रही हूँ. फर्स्ट मीटिंग थी कि हम स्ट्रैटेजी क्या बनाए 3 साल की. We were discussing brainstorming. I think one of the things is कि जब निकाह होता है तो दोनों की उम्रें लिखी जाती है लड़का लड़की की. उस वक्त इनका शनाख्ती कार्ड जमा होना चाहिए दोनों का, CNIC. और अगर 16 साल की है, जहाँ के असाइड फ्रॉम सिन 16 साल है, तो वहाँ बेफर्म होना चाहिए. उससे ये होगा कि कम से कम बर्थ एंड मैरिज विल बी इन द नादरा रजिस्टर. अभी बर्थ भी नहीं है. मोस्ट ऑफ द बर्थ्स आर नॉट रजिस्टर्ड, मोस्ट ऑफ द मैरिज आर नॉट रजिस्टर्ड. जब डेटा नहीं होगा, तुमने डेटा से रिसर्च पेपर निकाला ना, हमें डेटा चाहिए ना. हमें डेटा नहीं है तो हम कैसे आगे चीज़ बना सकते हैं. अगर ये कह दें कि शादी के वक्त निकाह नामे के साथ अटैच होना चाहिए, दीज 2 थिंग्स, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है. आजकल इतना अच्छा काम किया है कोविड के ज़माने में नादरा ने. आई मीन दे हैव टू बी कमेंडेड फॉर इट कि पूरे मुल्क भर किया. व्हाई कांट दे डू दिस? आई डोंट थिंक इट विल बी डिफ़िकल्ट. और एक तरह सारा डेटा आ जाएगा, कितने लड़के हैं, कितनी लड़कियां हैं, कितने पैदा हो रहे हैं, कितनी डेथ्स हैं, कितने वो हैं. सो आई थिंक ये तो कम से कम होना चाहिए. एंड आई विल नॉट टॉक अबाउट द कॉकसेस ऑफ द पार्लियामेंटेरियंस, वो यहाँ बैठे हैं. बट आई वाज जस्ट ओवर माई हेड, आई जस्ट ब्रॉट अबाउट अ फ्यू थिंग्स. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. दिस इज़ इंडीड एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. और ये सच है कि ये डेटा सचमुच मौजूद बिल्कुल भी नहीं है और इसकी बहुत अर्जेंट नीड है. तो उम्मीद है कि ऐसी रिसर्च जल्द प्रोड्यूस हो जिसकी बेसिस पे फिर आगे पॉलिसी रिफॉर्म के लिए या लीगल रिफॉर्म के लिए या एडमिनिस्ट्रेटिव इनिशिएटिव्स के लिए पुश किया जा सके. जी प्लीज़. एंड आई थिंक इन इश्यूज़ को मीडिया शुड हाईलाइटेड. ड्रामे हैं, लोग ड्रामे देखते हैं, मीडिया है, इनको पब्लिक अवेयरनेस एंड चेंज ऑफ माइंडसेट बदल दो, माइंड बदल दो कि देखो इस तरह अगर तुम बच्ची को देखोगे तो तुम्हारा भी आके बहुत फ़ायदा होगा. और इस तरह अगर अभी से भी होगा. अच्छा, ये अक्सर छोटी बच्चियाँ होती हैं ना, इनकी शादियाँ बड़ी उम्रों से कर देते हैं. 13 साल की 44 ईयर से कर दी. होता है कि बच्चे पैदा करती हैं एंड बाय द टाइम शी इज़ अ यंग वुमन शी बिकम्स अ विडो एंड देन शी इज़ टू लिव द रेस्ट ऑफ लाइफ एज अ विडो. ये कई चीज़ें जो इश्यूज़ हैं, इनको अच्छी तरह से हाईलाइट करना चाहिए और आवाम में फैलाना चाहिए इन वॉट एवर वे इज़ पॉसिबल. बहुत शुक्रिया हबीबा साहिबा. डॉक्टर साहिबा की गुफ्तगू पे ही बिल्ड करते हुए मैडम, मेरा अगला सवाल आपसे होगा. जो चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, एज चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी, आपकी नज़र में चाइल्ड मैरिज को प्रिवेंट या जब हो जाए एक दफ़ा तो उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए क्या रोल है चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी का या हुकूमती इदारों का जो आपके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. शुक्रिया सबसे पहले तो. और जहाँ तक बात है टॉपिक पे बात करने की, तो मेरे तीनों जो कलीग हैं, इतनी तफसील से बात हो गई है कि शायद अब कुछ करूँगी तो फिर वो रिपीटिशन में जाएगी. डॉक्टर साहिबा की बात को मैं आगे बढ़ाऊँगी अर्ली चाइल्ड मैरिज के हवाले से कि जिस तरह सारी दुनिया में और पूरे पाकिस्तान में भी मशहूर है कि जी थर में लोग भूख से मर जाते हैं. तो डॉक्टर साहिबा, थर में लोग भूख से बच्चे इसलिए नहीं मरते कि वहाँ खाने की कमी है, बल्कि इसलिए मरते हैं जैसे आपने कहा कि 12 साल की बच्ची माँ बन जाती है वहाँ पर, और एक नहीं 2 से ज़्यादा बच्चों की भी माँ है वो. मैं जब मिनिस्टर सोशल वेलफेयर थी और आहंग के साथ भी मेरा बहुत रहा है मामला, तो उस वक्त जब हम लोगों ने ये काम किया तो ये बहुत कॉमन चीज़ मेरे सामने आई कि एक तो वो नॉन मुस्लिम है, दूसरा वो गुर्बत का नाम लेते हैं, तीसरा वो कहते हैं कि जी हमारे घर में पहले ही इतने बच्चे हैं, क्योंकि वो बहुत बच्चे पैदा करते हैं. एक औरत के कोई 6-6, 7-7, 8-8 भी बच्चे हैं. और मैंने कुछ ऐसी भी देखी ख़वातीन डॉक्टर साहिबा जिनको अपने बच्चों के नाम भी याद नहीं थे कि उनके बच्चों के नाम क्या हैं. वो मतलब सोच रही थी कि अच्छा वो फ़लाँ 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 इस तरह करके. तो पहला एलिमेंट वहाँ पर अमवात का बच्चों की जो शरह है वो ये है कि खाने की कमी नहीं, बल्कि अर्ली चाइल्ड मैरिज, जिसमें माँ खुद छोटी होती है. और जैसे आपने पूरा मेडिकल एक तज्ज़िया हमारे सामने रखा है, और मैं समझती हूँ कि एज ए चेयरपर्सन आपके इस तज्ज़िये को लेके और इक़बाल की सारी चीज़ों को लेके मुझे फ़ील्ड में दोबारा से जाना होगा. और ये जो अवेयरनेस आपने बात की, बिल्कुल देखिए क़वानीन बन जाते हैं, गैप आया कानून में, जैसे इक़बाल ने तवज्जो दिलाई कि वुमेन डेवलपमेंट की तरफ चला गया ये लॉ और फिर दोबारा अब हमारे पास आया, तो बीच में गैप आ गया.
कि ना उन्होंने शायद कोई कानून साजी इस पे करने की कोशिश की, और हम भी ये सोच के बैठ गए कि अब ये हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है, कोई दूसरा डिपार्टमेंट ये करेगा। जहाँ तक अर्ली चाइल्ड मैरिज की बात है, हमारा काम है प्रोटेक्शन और प्रिवेंशन। प्रिवेंशन हम उस सूरत कर सकते हैं कि जब हमें इत्तला मिले, वो इत्तला कौन देगा? सिविल सोसाइटी देगी, क्योंकि माँ बाप या वो सहूलतकार जो काजी भी हो सकता है, जो उस जगह का बड़ा कोई, आम लफ्ज़ों में हम बडेरा का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, कोई सरदार, कोई भी हो सकता है, जब तक वो हमें इत्तला ना करे, या वो जो मैं समझती हूँ कि एक रियासत के अंदर रियासत, मजहबी लोग या जिरगा सिस्टम, चाइल्ड बाउंडेड लेबर, क्योंकि वहाँ पर भी यही है कि आपने जो है वो हायर कर लिया, भट्टे पे बिठा लिया, कर्ज़े बहुत सारे हो गए, नहीं अदा कर सके, तो वापसी की सूरत क्या होती है कि जी बच्ची दे दें आप, एक नहीं बल्कि दो दो तीन तीन, विनी जिसको हम आम तौर पर कहते हैं कि विनी कर देना, ये वही चीज़ें हैं सारी। तो हमने बहुत कोशिश की, मैं इकबाल को अप्रिशिएट करूँगी और थैंक्स भी करूँगी कि जिन्होंने बताया कि इतने सारे हमारे पास रजिस्टर हुए केस, हमारे पास इससे भी ज़्यादा रजिस्टर हैं, अफसर भी पहुंचता है, पुलिस को भी इत्तला की जाती है, हम बच्चा रिकवर या बच्ची रिकवर भी कर लेते हैं। देखिए दो चीज़ें आती हैं, डॉक्टर साहबा ने जिस तरह बहुत अच्छी बात की कि नादरा और पूरे पाकिस्तान का एक लॉ नहीं है। सिंध में हम 18 साल की बात कर रहे हैं, पंजाब में हम 16 साल की बात कर रहे हैं, केपी में शायद कुछ और हो, बलूचिस्तान में कुछ और हो। बच्चा तो बच्चा है ना, चाहे वो कहीं का भी हो, उसकी जब बलूगत की उम्र एक तय हो गई तो एक तो कानून में ये सिकम कि यहाँ से लोग अपने बच्चों को ले जाते हैं पंजाब, अपनी बच्चियों को, और वहाँ से फिर शादी करके ले आते हैं, क्योंकि वहाँ कानून नहीं है 18 साल वाला। तो ये बात, इस पे भी काम करने की ज़रूरत है। इकबाल के साथ हम बैठेंगे और आपके साथ बैठेंगे, और अब हम जो लकुनाज हैं हमारे पास कवानीन में, एक्ट भी बन गया, 13 में आ गया, चलें उस पर लॉ, वो रूल्स भी बन गए। अब बात ये बात इम्प्लीमेंटेशन की, सहूलतकार के लिए तो मौजूद है बात कि हमने 3 लाख या उससे कम या उससे ज़्यादा जुर्माना करना है, या हमने उसको सज़ा देनी है 3 साल या 7 साल। मैं ये समझती हूँ कि उसके साथ साथ अब मैं ये जाना चाह रही हूँ 2 कामों पे। एक तो मैं चाह रही हूँ कि जो पोस्ट कन्वर्जन वाला मामला है, जिसमें छोटी बच्चियाँ जो हैं मज़हब तब्दील करती हैं इस्लाम के नाम पर, और फिर वो दूसरे दिन शादी कर लेती हैं या फ़ौरन से शादी हो जाती है उनकी। तो पता ये आज भी एक बच्ची शेल्टर रूम में मेरे पास है, कविता, जिसने अपना नाम बदल के हिना रखा है, और वो अपने कागज़ के हिसाब से जब जज के पास पेश हुई तो वो 12.5 साल की थी, और अब वो बच्ची, उसके माँ बाप पता नहीं कहाँ से बनवा के लाएँ, तो वो 17.5 साल का बनवा के ले आए सर्टिफिकेट कि जी वो 17.5 के, लेकिन जज ने उसको कहा कि नहीं ये छोटी है, 18 साल तक इसको चाइल्ड में शेल्टर होम में रहना है, तो वो हमारे पास है। तो एक तो हमें उस पर काम करने की ज़रूरत है कि जब बलूगत की उम्र 18 साल है, NIC भी 18 में बनेगा, वो ज़हनी तौर पे मेच्योर भी 18 में होगी, तो वो मज़हब बदलने के मामले में कैसे मेच्योर हो गई? तो मेच्योरिटी की एक एज जब हमारी तय है कि हमने 18 साल में जाके ये काम करना है, तो मज़हब की तब्दीली को भी हमें वहीं ले जाना पड़ेगा। दूसरा, आपने जिस तरह कहा कि जी NIC की शर्त लाजमी है, इसी तरह जब एक काजी निकाह पढ़ाता है तो वो किस बुनियाद पे निकाह पढ़ाता है अगर उसके पास NIC नहीं है? निकाह भी हो गया, कोर्ट में भी चले गए, मेरा अफसर भी चला गया, सिविल सोसाइटी भी चली गई, जज ने उस निकाह को कैसे एक्सेप्ट किया कि जब NIC नहीं था? तो ये जो रियासत के अंदर 2 कवानीन है कि मज़हब अलग कुछ कह रहा है कि जी 12 साल में, कोई कहता है जी हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा की 9 साल में हो गई थी, कुछ मौलवी उसको आगे लेके चल रहे हैं, कुछ कहते हैं जी रुखसती 12 साल में हुई थी, उसको लेके आगे चल रहे हैं। और हम जैसे लोग, आप जैसे लोग जो हम बच्ची की सेहत को अहमियत दे रहे हैं, और हम चाह रहे हैं कि मेरे मुल्क में गुर्बत कम हो, क्योंकि उसकी वजह पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन यही कि एक घर में अगर 9 बच्चे 10 बच्चे और कमाने वाला एक है तो गुर्बत है। बिल्कुल इकबाल की बात को मैं कहूँगी कि इकबाल ने कहा कि मैं कहती हूँ कि वो जो बच्चा जो लेबर है वो अपने घर का बड़ा है, मेरे लिए छोटा है वो, लेकिन वो अपने घर का बड़ा है क्योंकि उसके घर में काम करने वाला एक उसका बाप है। या जैसे आपने कहा कि कम उम्री में वो लड़की बेवा हो गई क्योंकि उसका शौहर बहुत बड़ा था एज में, वो छोटी थी, वो जल्दी मर गया ज़ाहिर है, तो वो बेवा हो गई। अब उसके घर में कमाने वाला तो कोई नहीं है ना। ठीक है, पूरी दुनिया में हम कहेंगे कि गुर्बत चाइल्ड लेबर से ख़त्म नहीं हो सकती, लेकिन पूरी दुनिया में बच्चे काम भी कर रहे हैं। हम जिस यूरोप की, हम जिस अमेरिका की, या हम कहीं की भी बात करते हैं, वहाँ भी फैक्ट्रियों में लेट नाइट, मैंने ख़ुद देखा है जब मैं गई हूँ UK वगैरह, मैंने फैक्ट्रीज़ में रात में बच्चों को काम करते हुए देखा है। जो बलून बनाने वाली फैक्ट्रियाँ या कोई और हैं, वहाँ बच्चे काम करते हैं, इलीगल करते हैं, छुप के करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। चाइल्ड ट्रैफिकिंग है,
बच्चे वहाँ चले गए जैसे मैंने जिक्र किया। तो अब हम लॉ की तरफ दोबारा जाएंगे और ये दो चीज़ें ख़ास तौर पर सहूलत कार में मैं काजी को शामिल कर रही हूँ। उसकी सज़ा ये नहीं होनी चाहिए कि उसने 50,000 जुर्माना दे दिया। मैं कहती हूँ ताहयात उसका वो रजिस्ट्रार का जो सर्टिफिकेट है वो उसका ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि कोई तो सज़ा हो ना। अगर हम कानूनी तौर पर उसको जेल में नहीं डाल सकते, जज उसको सज़ा नहीं दे सकता, लेकिन माशरती तौर पर तो हम कहीं उसको सज़ा दे सकते हैं। यूनियन काउंसिल का सेक्रेटरी अगर इन्वॉल्व है इसमें कि उसने जाली सर्टिफिकेट बनाया और सबूत मिल गया है, तो उसके लिए भी कोई सज़ा इसी तरह की हो सकती है। वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसको ताहयात गवर्नमेंट सर्वेंट से निकल जाना चाहिए। सज़ा का इम्प्लीमेंटेशन फिर इस तरह होगा और माशरे का रोल मुझे अदा करना है। मैं ये कहती हूँ कि कहीं बराबर में अगर मैं देखती हूँ ऐसा कोई काम होता है तो मैं बहुत लापरवाही से निकल जाती हूँ। ट्रैफिक सिग्नल तोड़ते हुए मैं लोगों को देखती हूँ, लेकिन मैं खामोश रहती हूँ, बोलती नहीं हूँ। हम माशरती तौर पर उस जगह चले गए हैं कि जब तक आग मेरे घर में नहीं लगेगी तो मुझे फायर ब्रिगेड को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पड़ोस में लगी हुई है। तो हम यहाँ जो बैठे हैं सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, और आपने जिस तरह हमें इस हसास मौजू पर बात करने के लिए बुलाया और एज ए चेयरपर्सन मैं अब इसको देख रही हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ बैठना चाहती हूँ। मैं अपने तमाम पार्लियामेंटेरियन को, चाहे वो अपोजिशन से हों चाहे वो ट्राइजरी बेंचेस से हों, मैं उन्हें बार बार दावत दे चुकी हूँ कि मेरे साथ आएँ। फिर मैंने कल भी एक फ़ोरम पर फिरदौस शमीम नकवी साहब मेरे साथ मौजूद थे PTI के। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जिस कॉन्स्टिट्यूंसी के आप लोग हैं वहाँ तो कम से कम एज ए लीडर अपना रोल अदा करें कि आप देखें, ओवरसी करें कि कहाँ क्या हो रहा है, मुझे बताएं। हाँ, फिर अगर गवर्नमेंट कुछ ना करे या हम अपना हिस्सा ना डाल सकें तो हम जिम्मेदार होंगे कि आया आपने काम नहीं किया। लेकिन कोई भी मुझे अब तक, मुझे 7 साल हो गए हैं पार्लियामेंटेरियन बने हुए, मैं मिनिस्टर भी रही सोशल वेलफेयर की, और मुझे फ़ख्र है कि इकबाल भी गवाही देंगे कि ये सारी कानून साजी मेरे ही दौर में हुई जो हमने की। चाइल्ड मैरिज पर भी रूल्स बने, चाइल्ड प्रोटेक्शन पे भी बने। जहाँ तक प्रोटेक्शन का ताल्लुक़ है, शेल्टर होम मौजूद है हमारे पास। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के लड़कों के 3 पूरे सिंध में मौजूद हैं, लड़कियों का 1 है जो कराची में है, और एक शेल्टर होम ये है जो हमने अभी मलीर डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में लगता है, ये मलीर में मौजूद है, और वहाँ पर ज़ाहिर है बहुत सारी कैपेसिटी है हमारे पास। हमें इस वक्त जो सामना करना पड़ रहा है वो बैगर्स में भी बच्चियों के लिए करना पड़ रहा है। आप देखें कि हर जगह पर, हर चौराहे पर, हर जगह आपको बच्चियाँ मुख्तलिफ़ तरीक़ों से काम करती भी मिल रही हैं। कोई फूल बेच रही है, लोग मिसयूज़ कर रहे हैं, कहीं छेड़ रहे हैं, कहीं उसके साथ, और फिर गाड़ी साफ़ करने के बहाने। तो ये इन बच्चियों पर भी काम करने की ज़रूरत है कि इस पर भी इकबाल आप मेरी मदद करेंगे, इस पर भी कोई लॉ नहीं है। बच्चा उठाते हैं, पुलिस कोर्ट में पेश करती है, वहाँ से वो कहते हैं कि कोई लॉ इस पर बना हुआ नहीं है, वो बच्चे को छोड़ देते हैं। वो डिस्ट्रिक्ट साउथ में ही ज़ाहिर है हमारा रोल वो है, ये डिस्ट्रिक्ट है जिसको हमें करना था, वो बच्चे फिर रोडों पर आ जाते हैं। तो क्यों नहीं हम उन बच्चों को ब्यूरो की तरह, पंजाब ब्यूरो की तरह, ब्यूरो है उसमें होम डिपार्टमेंट में, हमें सोशल वेलफेयर, हमारे पास कोई ऐसी कैपेसिटी होनी चाहिए कि हम उन बच्चों को पहले ले जाके शेल्टर में रखें, चाहे वो लड़कियाँ हों या लड़के हों, मिसयूज़ दोनों का हो रहा है, और फिर वहाँ से कोई फ़ैसला हो जाए, जज कोई फ़ैसला कर ले। अगर वो बाकी रियल माँ बाप हैं तो उनके साथ भी कुछ किया जा सकता है। बात बिल्कुल ठीक की आपने टेक्निकल एजुकेशन की, और वो 18 साल तक हम गारंटी लेने को तैयार हैं एज ए गवर्नमेंट ऑफ सिंध, एज ए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, कि हम पहले भी करते रहे, BBS YDP से ट्रेनिंग करवा रहे हैं, हम अभी भी करवाएंगे। वो बच्चे आप हमें दे दें 18 साल तक लॉ के ज़रिए, हम 18 साल तक उन बच्चों की फ़िज़िकल, टेक्निकल और जितनी भी चीज़ें हैं हम उनकी ज़िम्मेदारी लेंगे। उसके बाद वो बच्चा अपनी फील्ड में जाए जो काम करना चाह रहा है। अगर वो गवर्नमेंट में मुलाजमत मिलती है तो वेल एंड गुड, वरना प्राइवेट इदारों में बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर इस बात को मैं ख़त्म करूँगी और मज़ीद चीज़ों की, क्योंकि कानून पे इकबाल ने बहुत अच्छी रोशनी डाली है। हमें वाकई काम करने की ज़रूरत है, और अभी हमने बहुत सा काम करना है जो हम अभी नहीं कर सके। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया शमीम मैडम। सचमुच ये बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ के लिए एक दरवाज़ा खुलता है यहाँ पे, और हम उम्मीद करते हैं कि हम मिलके बहुत सारा काम करेंगे एक साथ। अब मैं अपना अगला सवाल शीना आपसे करना चाहूँगी। जो मसाइल अभी तक हमने हाईलाइट किए हैं, आप ज़ाहिर है कई सारी ट्रेनिंग्स करती हैं, कई सारी फील्ड पे इंटरवेंशंस करती हैं, तो आपकी नज़र में जैसे ये बलूगत का मसला है या दीगर सवाल हैं, इनको आपको कौन सी ऐसी इनिशिएटिव्स या ऐसे क्रिएटिव इंटरवेंशंस नज़र आई हैं या आपने कौन सी क्रिएट की हैं जिनके थ्रू इनको एड्रेस किया जा सकता है? जब हम इससे पहले बात कर रहे थे तो आप एक ज़िक्र इसका भी कर रही थी कि जिसके लिए बच्ची
वैल्यू ही नहीं रखती, उसकी ज़िंदगी या मौत भी उनके लिए वैल्यूबल नहीं है। तो प्लीज़ आप इस बात पे रोशनी डालेंगे? शुक्रिया। आई थिंक एक चीज़ जो हमारे सामने आ रहा है इज़ दैट एक इशू को लेके हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो हेल्थ पे बात हुई है, पॉलिटिकल स्टेट ऑफ अफेयर्स पे बात हुई है, कमिटमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट, लॉज पे बात हुई है, सोशल एटीट्यूड्स टुवर्ड्स गर्ल्स पे बात हुई है। अब ये मिला के इफ़ वी आर गोइंग टू डू प्रोग्राम्स तो तब जाके वी आर गोना सी सम चेंजेस, बिकॉज व्हेन वी गो इन and isolate one factor, so often you're missing out on all the other factors that hand in hand go into child early and forced marriage. So साल अगर हम लोग खाली health based arguments लेके जाएं, so you know when there's 9 other children in the household, at that point in time often माँ यही कहती हैं कि नहीं मैं शादी नहीं करवाना चाह रही हूँ इस बच्ची की, but what should I do right now? मेरे हाथ में नहीं है, and I'm not the decision maker also. So it has to be a broader change which is multifaceted, and the main point is that we have to invest in girls. अब investment किस तरीके से? First education. We have to get girls in schools. Families जो भेजना भी चाह रहे हैं बच्चियों को, they say कि अब वो 3 किलोमीटर दूर स्कूल है, या elementary school के बाद वो secondary school है ही नहीं. So how can we continue their education? So that is the first thing. We've seen automatically एक organic process है whereby if girls finish metric तो automatically उनके age of marriage goes up and age of first child rearing goes up and rapid repeat pregnancies भी रुक जाती हैं. It's an organic process. We know it. Data हमारे सामने है हर जगह, globally आप कहीं भी आप देख लें. दूसरी चीज़ है कि जैसे डॉक्टर साहिबा ने जिक्र किया था, we can't force social change through policy and legal measures. So what that does is often जब हम लोग sexual reproductive health की बात करते हैं और जब हम लोग इंसानी हुकूक पे बात करते हैं, it drives the practices underground. तो वो child marriages आपके होंगे पर वो छुप के लोग करेंगे because they don't want to get caught. So the practices will continue until you build social awareness, and that social awareness has to come through lots of things. Yes, laws का एक बहुत अहम part है उसमें, but we also need to do it through broader conversations, through media, through जैसे आपने जिक्र किया था, through having these in broad scale conversations. अगर आपका mainstream media rural communities तक नहीं पहुंच रहा है तो then you can use radio. अब now we have the advantage of technology. So हर एक के हाथ में, चलो rural areas में इतना नहीं मगर at least urban settings में हर एक के हाथ में एक फ़ोन होता है. There's ways in which we can become innovative about getting these messages to communities. And the main thing is, like I said before as well, we have to include everybody in this. तो often हम लोग legislate कर रहे हैं या programs बना रहे हैं for girls, and we're telling them कि ये आपके लिए हम लोग कर रहे हैं, but आपका जो आवाज़ है, आपकी voice जो है वो बिल्कुल इसके अंदर शामिल नहीं किया गया है. So what do they need? You know, because we know oftentimes also जो laws हम लोग बना रहे हैं, they are being used against girls. Like the gap analysis report points out very well that you know, there are families that are against the choice of girls, और वो उल्टा उस law को लेके आ रहे हैं to say that you cannot do what you want against our will. So it's not actually helping them in any capacity at this point in time. So there's need to strengthen all of these things together, and yes, we have to find innovative ways to do it, but the starting point is to open this dialogue at the community level, to start the conversations about what is needed, what are the pressures, what are these drivers, how can we start to break them apart, and then very holistic, multifaceted programs, because एक चीज़ से this is not going to unfortunately solve this problem. Thank you, Sheena. मैं थोड़ी सी चीज़ ऐड करूँ? Please, madam, go ahead. जिस तरह अभी शीना ने भी कहा और इकबाल से और डॉक्टर साहब ने भी बात की, हमने थोड़ा सा स्टार्ट ऐसे लिया क्योंकि मैं हमेशा से कहती हूँ कि जिसके लिए हम बात कर रहे हैं हमें उसके दरमियान में रह के बात करनी चाहिए. हम अभी तक ये देखते रहे कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जो भी हैं वो बहुत 5 स्टार या 4 स्टार होटलों में बैठ के काम करते हैं हम, लेकिन वो मैसेज वहाँ तक नहीं जाता. जैसे शीना ने कहा कि ठीक है हम इस वक्त आ गए हैं सोशल मीडिया की तरफ, कहीं रेडियो के ज़रिए कहीं FM के ज़रिए भी पैगाम जा रहा है, लेकिन मैंने अभी जो अमेंडमेंट आई है उसके लिए मैंने खुली कचहरियाँ की 9 डिस्ट्रिक्ट में, इंटीरियर सिंध की,
जिसमें शिकारपुर, जैकबाबाद और सारे एरियाज़ थे, मैं अभी इस वक्त नाम मुझे याद भी नहीं है, बाकी रह गए डिस्ट्रिक्ट। उन डिस्ट्रिक्ट में खुली कचहरी के बाद जो मुझे वहाँ से ऑब्जर्वेशन मिली वो मैंने असम्बली में एज ए अमेंडमेंट डाली, तो जिसमें मुझे स्पीडी कोर्ट का क़याम मिला नए वाले अमेंडमेंट में कि हम कर सकते हैं। फिर मुझे मिला सोमोटो एक्शन का कि जी चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी सोमोटो भी ले सकती है, हम अपनी अदालतें भी कायम कर सकते हैं। तो वो सारे काम हमें सिर्फ 9 डिस्ट्रिक्ट में काम करके मिला। अगर मैं 30 डिस्ट्रिक्ट में वही काम कर लेती तो और भी ज़्यादा बेहतर होता। तो अब एक नई सीरीज़ अब फिर मैं शुरू करने जा रही हूँ इंशाल्लाह असेंबली के सेशन के बाद, और मैं मदद दूंगी इकबाल की भी उसमें, और डॉक्टर साहिबा यहाँ हुई कराची में तो ज़रूर मैं मदद लूँगी कि हम उन खुली कचहरीज़ में फिर ये वाली चीज़ जो डॉक्टर साहिबा ने हेल्थ के हवाले से कही, इकबाल ने क़वानीन के हवाले से कही, आहंग की वजह से तो मैं मुल्लाओं की हिट लिस्ट पर थी 2008 में 9 में कि जब हमने स्कूलों में आपका शुरू किया था प्रोग्राम, तो मैं उनकी हिट लिस्ट पर थी कि जी इनको गोली मार दी जाए, ये आवारा औरत है। ये जुमला कहा गया कि ये बच्चियों को वक्त से पहले जवान बना रही हैं, कुछ इस तरह के मुझे कमेंट्स मिले थे। तो हम ये करेंगे और मुझे उम्मीद है कि हम थोड़ी सी बेहतरी, पूरी ना सही लेकिन हम थोड़ी सी बेहतरी करके अगर 2-4 बच्चियों को भी बचा सके या बच्चों को बचा सके, क्योंकि लड़का भी उतना ही जिम्मेदार है जितनी लड़की है, उसकी भी सेहत उतनी है। तो मैं समझती हूँ कि हमें आपकी मदद की उसमें ज़रूरत होगी। बहुत शुक्रिया मैडम। इकबाल साहब, इन्हीं बातों को सामने रखते हुए आपकी नज़र में जो एग्जिस्टिंग कानून मौजूद है, इसका जो गलत इस्तेमाल हो रहा है, जिस पे शीना ने भी रोशनी डाली, अगर आप केस लॉ भी उठा के देखें तो ज़्यादातर जो लड़की की पसंद की शादी होती है सिर्फ़ उस केस में चाइल्ड मैरिज का केस बनाया जाता है, वरना फोर्स मैरिज का किस्सा तो आपको नज़र ही नहीं आता। तो आपके ख़्याल में इसके लिए हमारा क्या रद्द अमल होना चाहिए कि जिस वजह से जिस मकसद से कानून बनाया गया है उसको उसी के लिए इस्तेमाल किया जाए? इस पे आने से पहले 2 चीज़ें यहाँ डिस्कस हुई थी, मैं उनको सिर्फ फ्लैग करूँगा। एक तो जो डेफिनेशंस में लफ्ज़ गवर्नमेंट है वो पुराने लॉ में लोकल गवर्नमेंट था, नए लॉ में प्रोविंशियल गवर्नमेंट चेंज हो गया। अब मेरी ये सजेशन होगी जब हम नया लॉ में तरमीम करने जाएं तो उसमें हम गवर्नमेंट मींस लोकल गवर्नमेंट डाल दें। उसका रीज़न क्या मैं बता रहा हूँ। उसका रीज़न ये है, उसका रेशनल ये है, आप लॉ मेकर हैं मैडम, जो मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 का है, जिसका सेक्शन 5 ये कहता है कि यूनियन काउंसिल हर एक वार्ड में 1 या 2 लोगों को निकाह ख़्वान की निकाह रजिस्ट्रार का लाइसेंस देगा। तो वो 1961 का जो लॉ है उसका जो सेक्शन 5 ये कहता है, और वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी कौन है? वो है लोकल गवर्नमेंट। तो जब इसको हम तरमीम करें लॉ में तो डेफिनेशन में लोकल गवर्नमेंट को लाएं, और उसको जब हम रूल्स में एलोबरेट करेंगे, अभी भी रूल्स में एलोबरेट जो रूल 3 है, उधर रूल 3 में ये लिखा गया है कि जो रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज है, उस रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज को लाइसेंस तो देता है यूनियन काउंसिल का सेक्रेटरी। अब इन केस 1 महीने के अंदर निकाह रजिस्ट्रार दूल्हा और दुल्हन का रिकॉर्ड नहीं रखता या रिपोर्ट नहीं करता, तो उसके जो रूल्स हैं 65 के, उसके रूल 7 में उसकी सज़ा है 1 साल और 1 महीना, 1 महीना और 20,000। तो एक तो ये हमारे यहाँ बड़ा जो पॉलिटिकल विल ये होनी चाहिए कि लोकल गवर्नमेंट को हमने बाहर निकाल दिया है। आप जो ये फरमा रही हैं ना कि कम्युनिटीज़ के पास जाना चाहिए, तो कम्युनिटीज़ के लिए एप्रोप्रिएट फोरम है लोकल गवर्नमेंट का। यूनियन काउंसिल की जो भी लोकल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव, वो नाज़िम चेयरमैन होगा, नायब चेयरमैन होगा, काउंसलर्स होंगे, और ये नर्सरीज़ हैं। आपसे और कौन ज़्यादा जानता है कि बिकॉज आपकी उस काउंसलरी से आपकी ग्रोथ आपकी हुई है। तो एक तो इस्लाम में हम लोकल गवर्नमेंट को ले आएँ। दूसरा मैं आपको 2-3 क्लियरिटी दे देता हूँ। अब 2 डिसीशंस जो आपने स्टडी में भी किए हैं, मुल्तान हाई कोर्ट का भी जजमेंट और लाहौर हाई कोर्ट की भी जजमेंट,
उस दोनों जजमेंट्स में ये कहा गया है कि हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे यहाँ जो लोकल गवर्नमेंट का डिप्टी डायरेक्टर है या एडिशनल डायरेक्टर जो डिस्ट्रिक्ट की लेवल पे है, आपका जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है, आप ज़रूर इसको इंश्योर करें कि एक ज़िले में, वो शिकारपुर हो, मिठी हो, थरपारकर हो, मीरपुर ख़ास हो, एक ज़िले में पहले तो ये मालूम करें कि कितने निकाह रजिस्ट्रार रजिस्टर्ड हैं तो किन के लाइसेंस रिन्यूड हैं तो उनके पास जो निकाह नामा रूल 10 वाला है निकाह नामा, क्योंकि निकाह नामा वो फोटोस्टेट मशीन से लेते हैं, निकाह नामा प्रिंट से लेना होता है, और उस निकाह नामे में जो सेक्शन 21 है, 22 है, तलाक़ तफवीज़ वाला है, इवन जो मैंने अभी ये जब सोशल वेलफेयर को अब ट्रांसफ़र हो जाएगा फॉर्मल, तो लीगल एड सोसाइटी या हम भी सोशल वेलफेयर को और आपकी अथॉरिटी को ये लिखेंगे कि जो निकाह नामा है इसको रिवाइज़ कराएं। पंजाब ने रिवाइज़ किया है, ये बड़ी वीकर एरिया यहाँ रह रही हैं, ला तो हम 10 साल पहले ले आए हैं, मगर निकाह नामे को अभी भी हमने हार्मोनाइज़ नहीं किया, क्योंकि जो कॉलम 1 है दूल्हे की उम्र, उसके यहाँ शनाख्ती कार्ड का कॉलम नहीं दिया है, दुल्हन की उसका कॉलम दे दें। तो एक बड़ा काम हमारा है कि निकाह नामे को रिवाइज़ करना है। दूसरा काम हमारा ये है कि जो नए रूल्स बनेंगे उसमें हम कंडीशन से ये इंश्योर कराएं, जैसे डॉक्टर साहबा ने कहा कि जो CNIC है उसमें 3, अभी जो एग्जिस्टिंग रूल है रूल 3 में 3 क्राइटेरिया है। एक तो निकाह रजिस्ट्रार शनाख्ती कार्ड की कापियाँ लें, दूसरा उनको एक लीवरेज है कि अगर निकाह नामा नहीं है, वो CNIC नहीं है तो वो एफिडेविट दे, अगर एफिडेविट नहीं है तो तीसरा है मेडिकल प्रैक्टिशनर से सर्टिफिकेट वेरीफाई चेयरपर्सन उस काउंसिल का करे। अब ये थोड़ा सा वेग है, तो इसके लिए जो इम्प्लीमेंटेशन साइड है, और अभी भी रूल्स में और एक्ट में लोकल गवर्नमेंट इज़ अ मिसिंग डिपार्टमेंट है, और ये इनका बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है। तो लॉ जब रिवाइज़ करने के जाए तो रूल्स में भी इन पे, तो एक तो ये चीज़ हो गई। अब हम आते हैं, आपका जो मेन क्वेश्चन था कि यस, अब मैडम आपको थोड़ा सा अलाउंस देना पड़ेगा। अब ये अलाउंस इसलिए देना पड़ेगा कि आप पुलिस से ये चाहती हैं कि एक तो वो चाइल्ड मैरिज को भी FIR में करें, फिर कहती हैं कि अगर वो लड़की की उम्र 16 साल से कम है तो हमारे यहाँ पाकिस्तान पीनल कोड में 375 सबसेक्शन 5 है कि अगर लड़की 16 साल से कम है, निकाह हुआ है या नहीं हुआ है, ये मैरिटल रेप तस्वर किया जाएगा। अब वो पुलिस वाला डरता है, वो पुलिस वाला FIR में वो 375 सबसेक्शन 5 नहीं डालता, और वो जज वो अगर चालान के बाद भी वो स्क्रूटनाइज भी करता है, वो उसमें एडिशन नहीं करवाता है। अब ये ऐसी एरिया है। अच्छा, दूसरा अब प्रॉब्लम यही आ रहा है कि मैरिज को वाइडेबल, कि अगर, क्योंकि मुस्लिम फैमिली लॉ डेजोलेशन एक्ट जो 1939 वाला है, वो तो ये कहता है कि अगर लड़की 18 साल तक नहीं पहुंची है तो वो रिप्यूडिएट कर सकती है, मगर शर्त ये है कि कंसूमेट मैरिज ना हुई हो। अब यहाँ अगर उसने कॉन्जुगल राइट्स परफॉर्म कर लिए हैं, 2 दिन ही मसलन लोग छुप जाते हैं, पुलिस को 7 दिनों के बाद पता चल जाता है, खुदा न खास्ता इन 6 दिनों में 5 दिनों में उस बच्ची जो विक्टिम थी उसने अगर कंसीव कर लिया बच्चा, अगर वो बच्चा इलेजिटिमेट होगा, अगर निकाह वाइड होता है, तो हमारे यहाँ इस्लाम में जो इलेजिटिमेट चाइल्ड का इशू है और फिर स्टिग्मा का इशू है, तो ये अब बैलेंसिंग द राइट्स वाली जो चीज़ें हैं, हमें थोड़ा सा आप हमें अलाउंस दें ताकि हम इवॉल्व होके जाएं। तो हाँ, आउटराइटली ये हम कर सकते हैं कि अगर 18 साल से कम लड़की और लड़के का निकाह हो गया है और कंज्यूमेशन नहीं हुई है, तो वो कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट और कोर्ट ऑफ एडिशनल सेशन जज इस्लामिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए उसका निकाह की डिसोल्यूशन की प्रोसीडिंग कर सके। बट इन केस ऑफ, क्योंकि अब भी आपको पता है सुप्रीम कोर्ट
आइन का आर्टिकल 201 में उनके डिसीशंस हावी हैं, हाई कोर्ट के आर्टिकल जो 189 है उसके तहत हावी है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में निकाह का इंस्टीट्यूशन वैलिड है, अब हम उसको वाइड कैसे करें, अब उसकी इलीगलिटी को कैसे करें, ये थ्रेशोल्ड थोड़ा सा हमें आप दे दें। और अब हम ये कर सकते हैं कि निकाह रजिस्ट्रार्स की ट्रेनिंग, उनकी डॉक्यूमेंटेशन और निकाह नामे की जो है रिवीजन, और उनकी अब मिसलन चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी एक्ट 2021 की जो तरमीम आ गई है, अब उसकी डेफिनेशंस में जो 2 है, चाइल्ड इन नीड ऑफ प्रोटेक्शन मेजर्स में चाइल्ड मैरिज आ गई है। पहले चाइल्ड मैरिज नहीं थी। पहले हम जब चाइल्ड ईमान की रोशनी में तो डॉक्टर मैडम शमीम और हम लोग कहते थे चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर चाइल्ड मैरिजेस के केसेस करते थे, बट अब लॉफुली सेक्शन 2 में भी है, सेक्शन 10 में भी एफआईआर रजिस्टर करने के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर पुलिस को एफआईआर दाखिल कराएगा, रूल्स में भी है। तो अब ये मेरा ये ख्याल है कि चीज़ों को थोड़ा सा आप इवॉल्व होने दें। अगर हम ये लो हैंगिंग फ्रूट को हम पहले पकड़ें, हाई हैंगिंग फ्रूट को जो है ना थोड़ा सा हम मेरी ये एक व्यू है, क्योंकि ये 20 साल से मैंने भी जितनी भी थोड़ी शिकारपुर से मुझे याद है कि कब जिरगे को, डॉक्टर साहबा को पता है, जिरगे को इलीगल नहीं करार दे सकते। तो अब वो दौर है, वही चाहे कितना भी पावरफुल चीफ है वो कहता है मैंने जिरगा तो नहीं किया, मैंने रिकन्सिलेशन कराई, मैंने कंसिलेशन कराई, मैंने मीडिएशन कराई, या वो सिंध से बाहर जाता है। तो जिरगा हो, ऑनर किलिंग हो, चाइल्ड मैरिज है, पहले इसको इलीगल नहीं समझा जाता था, अब नोबडी कैन आर्ग्यू कि ये वेस्टर्न आइडिया है या ये फलां की एजेंडा है। सो दिस हैज़ बिकम अ लॉ ऑफ द लैंड। सो आई थिंक लॉ हैज़ टू इवॉल्व स्लोली। थैंक यू। बहुत शुक्रिया इकबाल साहब। बस मेरा एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहिबा से ये है कि आपकी नज़र में इमीडिएट शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन का इसमें क्या रोल होना चाहिए, स्पेशली कंसिडरिंग कि फ़िल वक्त सिंध के कानून में और बाकी सूबों के कानून में कुछ डिफरेंसेस मौजूद हैं। तो अक्सर जैसे ज़िक्र भी हुआ कि लोग एलोप करके या उनको ज़बरदस्ती ले जा के किडनैप करके सूबे के पार शादी करा के वापस ले आते हैं या जो भी। तो other than that as well, what do you think the role of the National Commission should be? देखो, तुम एज की बात करी तो एज तो बहरहाल 16 से कम कहीं भी नहीं है। सो एटलीस्ट वी हैव अ बार ऑफ 16, वो भी फॉलो हो तो चलो एक है। इफ़ यू रिमेंबर दिस थिंग वाज टेकन अप बाय एट द सेनेट लेवल, वो लिया गया, फिर वो इट वाज चूँकि सिंध में पास हो गया था तो सेनेट पे गया था और सेनेट पे फिर वहाँ से पास नहीं हुआ। सो ये तो हमारी मजबूरी है कि हमारे सेनेट लेवल तक पे भी दे डिड नॉट एग्री टू द 18 एंड इट वाज टर्न डाउन एंड टर्न डाउन दैट इज स्टिल देयर पेंडिंग, आगे बढ़ा नहीं। तो परहैप्स व्हेन द टाइम इज़ राइट इट कैन बी टेकन अप अगेन, कि वहाँ भी देखो, जब 18 साल में तुम ड्राइविंग लाइसेंस देते हो, 18 साल में वोटिंग राइट्स देते हो, प्रॉपर्टी राइट्स देते हो, तो अपनी पर्सनल राइट्स तो मिलनी चाहिए ना। इट्स द बिगेस्ट डिसीजन ऑफ एनी मैन और वुमन, द मैरिटल पार्टनर एंड मैरिड लाइफ स्टार्टिंग। तो सबसे इम्पोर्टेंट पर्सनल डिसीजन, उस औरत को वोट में कोई भी आ जाए उसकी लाख बला से, ठीक है ना। और चीज़ें में ड्राइव करना नहीं, उसको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चाहिए, मगर उसकी ये तो बहुत हर इंसान की है ना ज़रूरत कि 18 साल में मुझे इतना शऊर है, तो वो तो होना चाहिए। बहरहाल आई होप के ये हो जाए, मगर इवन 16 से कम में जो हो रहा है ना, उस पर हमें ज़्यादा तशवीश है कि चलो एक जो 16 पे एग्री किया है उस पर तो तुम एग्री करो ना। अभी यही जो आरजू केस हुआ था, जो आप कह रहे हैं ना कि वो CNIC ज़रूरी है, वहाँ किसी ने सर्टिफिकेट लिख दिया था कि वो अडल्ट है, तो इस सर्टिफिकेट पे नहीं है। आई डू नॉट एग्री कि सर्टिफिकेट पे जब CNIC पेरेंट्स का है, मैक्सिमम बेफॉर्म अगर 18 महीने, तो CNIC दूल्हा का, और अगर दुल्हन का नहीं बना है, शी इज़ अंडर 18 है, शी 16, उसका बेफॉर्म होना चाहिए। इन सिंध इट शुड बी हर। सो दिस विल एनफोर्स पीपल टू रजिस्टर विद नादरा एंड गेट सम डेटा, विच आई एम टेलिंग यू, डेटा लैकिंग बहुत है, बहुत कम वो है।
मैं सिर्फ इसे एक ऐड ये करूं कि हम नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड फेडरल लेवल पे जो आपने सवाल पूछा, हम तो एक पोजीशन पेपर, स्टडी पेपर बना रहे हैं जैसे आपने बनाया है चाइल्ड मैरिजेस पे, और उसमें हम चारों सूबों की लॉज को रिव्यू करके इंक्लूडिंग सिंध में भी जो गैप्स हैं उसको भी, और जो अब मिसलन बलूचिस्तान में ड्राफ्ट ला आया है, केपी का ड्राफ्ट लाया है, पंजाब का मैंने लास्ट वीक उसको रिव्यू किया है। तो उसमें जो डॉक्टर साहबा का कमीशन नेशनल कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन है या नेशनल कमीशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड है, हमारा एक इंटरनेशनल लॉज की कंप्लायंस का रोल है, और उसमें हमारा जैसे हमारा UNCRC है, UN कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड, और सीडा है, कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, उधर आर्टिकल 16 है और इधर आर्टिकल 24 है CRC का। उनमें और हमारी जो कंक्लूडिंग ऑब्जर्वेशंस हैं उनमें ये है कि आप लॉज की हार्मोनाइजेशन कराएं। तो हार्मोनाइजेशन में एक हमारी ये एफर्ट है कि 18 उम्र हो, दूसरा हम ये कह रहे हैं कि कॉग्निजेबल मैरिज हो, तीसरा हम ये कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ वो यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरी तक महदूद न हो, और वो एनी पर्सन कैन फाइल अ कंप्लेंट और अ पिटीशन। तो मिनिमम स्टैंडर्ड ये हो ताकि ऐसा ना हो कि अगर घोटकी की शादी है तो वो निकाह सेरेमनी के लिए जो है रहीमयार खान में चले जाएं। तो उसके लिए हम कह रहे हैं कि मिनिमम स्टैंडर्ड्स जो हैं वो पाकिस्तान सारे में हो, जो नॉट ओनली इन कंप्लायंस विद द नेशनल लीगल फ्रेमवर्क, जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है हमारे आईने पाकिस्तान है, और जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं पाकिस्तान के। तो ये नेशनल कमीशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड कोशिश कर रही है। एक जुमला और भी मैं बढ़ाऊँगी कि इकबाल ने जिस तरह कहा कि यूनियन काउंसिल का क़याम ज़ाहिर है 3 टायर गवर्नमेंट मौजूद है, लेकिन जब ये कहीं मुअत्तल होता है, कहीं साल 2 साल नहीं होते, तो वो जो इकबाल ने कहा तो उसको हम फिर स्लैश करके करें क़वानीन में, फिर ये ना हो कि यूनियन काउंसिल पे जाके बात रुक जाए कि लोकल बॉडी के तो इलेक्शन ही नहीं हुए हुए, तो यूनियन काउंसिल का क़याम ही अमल में नहीं आया। तो वहाँ पर भी हमें देखना पड़ेगा उस कानून को भी कि अगर वो मौजूद नहीं है तो फिर क्या जो है वो मौजूद होगा। तो बस ये इसको बात को बढ़ाना था। शीना, आप कुछ कहना चाहिए? Just to add to this point, because laws की काफ़ी discussion हो रही है, one point is कि laws को अगर लोग evade करें, दूसरी बात ये है कि who knows about the law, कौन जानता है, कितने लोग जानते हैं, how much have we made people aware that these laws exist, and going back to that point कि what can we do in terms of our programming, what can we do in terms of our outreach. The first people who need to know about those laws are girls themselves. फिर वो जाके उन पे act करेंगी. So, you know, one of the innovative things we've done, Madam Shamim has supported this as well, is कि हमारा एक life skills based education curriculum है, जो सिंध एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अप्रूव किया हुआ है, एंड सम चैप्टर्स ऑफ दैट हैव ऑलरेडी बीन प्रिंटेड एंड देव गॉन इन। अब उसका एक बहुत अहम चैप्टर अर्ली एंड फोर्स मैरिज पे है, और उसमें जितने भी चेंजेस ऑफ लॉज जो हैं, जो राइट्स हैं, जो लड़कियों के हकूक़ है, लड़की लड़का दोनों, दैट इज़ स्टेटेड। सो दैट इज़ नाउ इन देयर माइंड कि दिस इज़ माई लीगल राइट। अब उसके साथ साथ देन यू टीच स्किल्स कि हु डू यू गो टू, हाउ डू यू कम्युनिकेट, किससे मदद आप लें इफ़ देयर इज़ अ प्रॉब्लम। एंड वीव हैड मैनी एग्जांपल्स जहाँ एक लड़की अपने अगर माँ बाप के पास नहीं जा सकती है, शी गोज़ टू हर टीचर या शी गोज़ टू हर प्रिंसिपल या शी गोज़ टू समबडी एल्स, और चलो 2 साल निकाल लेती है, विच इज़ ह्यूज इन द लाइफ ऑफ अ गर्ल। बिकॉज 14 से अगर आप 16 तक करते हैं या 16 से 18 तक करते हैं, दैट इज़ ह्यूज इन द लाइफ ऑफ अ गर्ल। सो गेटिंग नॉलेज to the actual child themselves, that's very important in all of this, and then also spreading that legal awareness in broader communities. Thank you, madam. ये इकबाल की मैं बात आगे बढ़ा रही हूँ। चाइल्ड मैरिज जो है ना, इट इज़ ओवरलैप बिटवीन द चाइल्ड राइट्स कमेटी एंड द विमेंस कमेटी। तो व्हाट असल में हमारे टेल द ट्रूथ, हमारे नेशनल कमीशन की चेयरपर्सन अपॉइंट ही नहीं हुआ था 1.5 साल से। So we were doing nothing for the past year and a half because we had no chairperson. अभी अपॉइंट हुई हैं, और कल ही मैं फर्स्ट मीटिंग अटेंड करके आ रही हूँ कि हम स्ट्रैटेजी बनाएं फॉर द नेक्स्ट 3 years। तो उसमें बातें हो रही थी, एंड दिस 1 month वी विल बी मेकिंग स्ट्रैटेजी हाउ वी कैन मूव फॉरवर्ड। और मैंने यही कहा था कि ये जो है ना, ये ओवरलैप है, बजाय इसके ये अलग काम करें, हम अलग काम करें, वी कैन बोथ वर्क टुगेदर, एंड एक ही ऑब्जेक्टिव तो एक ही है ना, वही इंटरनेशनल लॉज है, वही नेशनल लॉज है जो हमें फॉलो करने हैं, एंड वी कैन मेक अ कंबाइंड स्ट्रैटेजी। ये आई एम टॉकिंग ऑफ द कफ बिकॉज अभी वहाँ बात हुई नहीं, वी जस्ट मेकिंग द स्ट्रैटेजी, बट
इनफॉर्मली मैं इकबाल से कह रही हूँ कि द 2 कमीशंस वर वर्किंग ऑन चाइल्ड और दे कैन वर्क टुगेदर, बिकॉज हमारा भी थोड़ा मैंडेट इधर आता है और इनका तो फुल्ली मैंडेट इस पर है, तो परहैप्स वी कैन वर्क टुगेदर ऑन दिस इश्यूज. These are all very, very exciting prospects, and I really hope to see them come to fruition, and we all hope to see them to see them come to fruition. In fact, जैसे शीना ने बात की innovative initiatives की, तो आहंग की ही मदद से LAS के इस प्रोजेक्ट में एक कंपोनेंट रेडियो स्टोरीज़ का भी है, जिसमें आहंग ने हमारे लिए चाइल्ड मैरिज की अवेयरनेस रेज़ के ख़िलाफ़ अवेयरनेस रेज़ करने के लिए कई सारी ऑडियो स्टोरीज़ तैयार की हैं, और आहंग के ट्रेनर्स जो हैं वो LAS के साथ मिलके रेडियो शोज़ भी कर रहे हैं, जिसमें कुछ कोशिश की जा रही है कि बच्ची तक आवाज़ जाए. मगर उम्मीद ये है कि हम एक बहुत कंसर्टेड एफ़र्ट कर पाएँ इस बारे में. जैसे इकबाल साहब ने बात की निकाह ख्वाह की मैपिंग की, तो जो कंपोनेंट इस प्रोजेक्ट में मैपिंग का था, उसमें हमें ये पता चला कि तकरीबन 50% जो निकाह ख्वाह मौजूद हैं फ़िल वक्त वो रजिस्टर्ड ही नहीं है. तो फिर हमारा कुछ हिस्सा ये था कि हमारा कुछ इरादा ये था कि हम निकाह ख्वाह जमा करके उनके साथ गुफ्तगू करें, कुछ इंगेजमेंट करें, कुछ ट्रेनिंग करें. फिर फ़ैसला ये किया गया कि हम आधे वो निकाह ख्वाह लेंगे जो रजिस्टर्ड हैं और आधे वो लेंगे जो रजिस्टर्ड नहीं हैं, क्योंकि जो रजिस्टर्ड नहीं हैं वो तो बिल्कुल ही किसी भी रेडार पे आ ही नहीं रहे और पता ही नहीं चल रहा कि वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे. और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तजावीज़ इस वक्त हमारे पैनल ने दी हैं, ख्वाह वो जो निकाहनामा है उसको एडिट करने की और चेंज करने की बात हुई, चाहे वो नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन और नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड के साथ काम करने की बात हुई, खुली कचहरियों करने की बात हुई, बच्चियों को सेंटर करके प्रोग्रामिंग और इनिशिएटिव्स और कैंपेन्स बनाने की बात हुई. तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सब का, और हमारी उम्मीद है कि हम साथ मिलके बहुत सारा काम करेंगे, और उम्मीद ये है कि आइंदा जब हम बात करेंगे तो सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता बेहतर ही होती जा रही होगी और हम बेहतरी की ही तरफ बढ़ेंगे सिर्फ. बहुत शुक्रिया आपका, और उम्मीद है कि हमारे सामीन भी इस गुफ्तगू को सुनने के बाद अपनी आपसी गुफ्तगू में भी ये मुद्दा छेड़ेंगे और इस मसले को एक पब्लिक डिस्कोर्स का हिस्सा बनाने की कोशिश करेंगे, ड्राइंग रूम कॉन्वर्सेशंस का हिस्सा बनाने की कोशिश करेंगे, राह चलते बात करते हुए इस मसले को छेड़ने की कोशिश करेंगे, और थोड़े विजिलेंट भी होंगे कि हमारे मुल्क के बच्चे सेफ़ हैं या नहीं हैं, उनको क्या क्या मसाइल पेश आ रहे हैं और हम क्या कर सकते हैं. बहुत शुक्रिया.